यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे पर्यावरण और स्वास्थ्य को, यानी कि आज जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बीमारियाँ होती है। कोई बेसिक बीमारी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका उपचार क्या क्या कैसे किया जा सकता है, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, और साथ ही जो है किस वायरस की वजह से, किस बैक्टीरिया की वजह से ये चीज़ें फैलती है, या कोई प्रोटोजोआ इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले सामान्य बीमारियों के बारे में और उनसे संबंधित रोकथाम के बारे में। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करने के लिए आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका यूटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यदि आप यूटेट एग्जाम फिल करना चाहते हैं, यानी कि उत्तराखंड टीईटी एग्जाम फिल करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से एक बार वेबसाइट को विजिट कर लें। उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है जिससे आप एमपीटेट वगैरह के लिए प्रिपेयर करते, तो ज़रूर से आप उस फॉर्म को फिल करें। ओके, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर ले। उस पर सारा ही नोटिफिकेशन और जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर्म फी कितनी होगी, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, सारी डिटेल अपलोड कर दी गई है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बीमारियाँ जो है कितने तरीके से फैल सकती हैं। बीमारियों की यदि प्रभाव की बात करें तो 3 प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं। आनुवंशिक से फैल सकती है, ये व्यवहारिक हो सकती है, और ये पर्यावरणीय कारक यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रभाव हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आनुवंशिक प्रभाव, कुछ पैतृक असामान्यता, या फिर जो बोल सकते हैं ना कि जो आनुवंशिकी ही होगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। जैसे एलर्जी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मधुमेह हो गया। पूर्ण रूप से जीन्स से तो नहीं, बट हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें जो है आनुवंशिकता के थ्रू एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। पोषण, तनाव, संवेगों, हार्मोन, ड्रग्स और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों के कारण ये आगे से आगे प्रवर्तित होती जाती है। तो आनुवंशिक कारण यहाँ पर हो सकते हैं किसी भी बीमारी के हमारे शरीर में होने के। दूसरा प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यवहारिक प्रभाव, मतलब कि आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, राइट। लाइक हम लोग किसी भी मद्य व्यसनीता, धूम्रपान, दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तंबाकू की लत और भोजन की अनियमित आदतों के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर हो सकती है। मतलब इसके लिए हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारा व्यवहार ही हमारी बीमारी का कारण बन सकता है, और उसके लिए ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं। हमें धूम्रपान की लत है, हमें तंबाकू की लत है, हम लोग भोजन अनियमित तरीके से करते हैं, उसकी वजह से एसिडिटी होना, है ना, कई सारी कब्ज वाली कई सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। अब पर्यावरणीय कारकों की बात करें तो पर्यावरण में ऐसे कई सारे फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य यहाँ पर खराब हो सकता है। इसको भी आप भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो मानव का जो स्वास्थ्य है उसको यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। तो बेसिकली इस स्लाइड में हमने सीखा आनुवंशिक तरीके से हो सकता है, व्यवहारिक तरीके से हो सकता है, और पर्यावरणीय तरीके से किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब रोग के फैलने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। रोग जो है मनुष्य के शरीर में कई तरीके से प्रवेश कर सकता है। स्पर्श से कर सकता है, संपर्क से कर सकता है। तो संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे शारीरिक संपर्क से अथवा संक्रमित व्यक्ति की स्पर्श की हुई वस्तुओं के संपर्क में आने से अप्रत्यक्ष रूप से ये संक्रमण फैल सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति बीमार था, उसकी वस्तु को आपने छुआ, कोई भी संबंध हुए, तो यहाँ पर वो बीमारी जो है उस व्यक्ति को भी लग जाएगी। ठीक है, तो ये स्पर्श या संपर्क के द्वारा फैल सकता है। माध्यम के द्वारा भी रोगों का संचरण होता है। अब वो कई तरीके से हो सकता है, इसमें कई सारे तरीके हैं। अब माध्यम मनुष्य भी हो सकता है, कोई दूसरा माध्यम भी यहाँ पर हो सकता है, उसके द्वारा खाद्य पदार्थ यदि सेवन किया गया, या फिर कई सारे रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। रोगजन्य जीव जो हैं जल, भोजन आदि के द्वारा संचरित होते हैं। ठीक है, जल के द्वारा संचरित होते हैं, भोजन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह वो स्थानांतरित हो जाते हैं। जब जल में संक्रमण होता है ना, यदि स्रोत पर ही हो रहा है तो संक्रमण बड़ी जनसंख्या तक फैलेगा। लाइक हैंडपम्प हो गया, कुआं हो गया। यदि यहाँ पर कहीं संक्रमित व्यक्ति आया है या फिर यहाँ पर संक्रमण फैला हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसको फैलने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, घरेलू जल आपूर्ति द्वारा ही हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस के रोग जन्य जो होते हैं, यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं रोगजनक जो होते हैं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं या फिर फैल जाते हैं। ठीक है, मतलब पानी के माध्यम से फैल सकते हैं। ठीक है, घरेलू जल आपूर्ति जहाँ से होती है वहाँ से ये हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस फैल सकते हैं। पानी में रहने वाले जीवों के द्वारा भी संक्रमण फैलता है।
यदि हम लोग यहाँ पर परजीवी कृमि की बात करें, यानी कि हेलमिंथेस की यदि हम लोग बात करें, जो अपने जीव चक्र का एक बड़ा हिस्सा जल में ही बिताते हैं, मतलब परजीवी जो होते हैं जल में ही निवास करते हैं। अगर उस जल का आपने सेवन किया या किसी जीव के द्वारा सेवन किया गया, उस जीव का आपने सेवन कर लिया, तो ये बीमारी आपके अंदर फैल सकती है ना। अनेक रासायनिक प्रदूषक जैसे खाद्य पदार्थ के योग्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। औद्योगिक कचरे की विषाक्तता हो गई, पीड़क नाशक और धातु जल में मिलाए जाते हैं, यहाँ तक कि भूजल में भी। और यही जल जब मनुष्य और पशुओं में प्रयोग किया जाएगा, उनके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, तो बीमारी यहाँ पर फैल सकती है। जल की अपर्याप्त उपलब्धता और व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में आँखों में जलन और ट्रैकोमा और त्वचा के संक्रमण संबंधी बीमारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्या क्या कारण हो गए? रोगजन्य जीव जो है जल भोजन आदि के द्वारा संचरित होते हैं। यदि वो सेवन हमने जल और भोजन का किया तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ सकती है। साथ ही हमने देखा कि भूमि के अंदर बहुत सारे रासायनिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, लाइक DDT वगैरह का हो गया, पीड़कनाशी वगैरह का प्रयोग किया गया, तो ये जल में प्रवेश कर जाएंगे। भूमि के थ्रू, मिट्टी के थ्रू ये जल में प्रवेश करेंगे, उस खाद्य पदार्थ में प्रवेश करेंगे, और उन्हीं का सेवन मानव और पशुओं में किया तो बीमारी उनमें फैल जाएगी। तो कई तरीके से बीमारी मानव शरीर में प्रवेश कर सकती है, स्पर्श के थ्रू कर सकती है, माध्यम कई सारे हो सकते हैं। तीसरा है रोगवाहक। अब जो वेक्टर का संचरण कैसे होता है? वेक्टर जो है रोगजनक का एक वाहक है। मच्छर जो अपने जीवन चक्र का एक हिस्सा जल के अंदर बिताते हैं, है ना। वेक्टर कुछ रोग जैसे मलेरिया हो गया, पीत ज्वर हो गया, हाथी पाँव फाइलेरिया हो गया, डेंगू जैसी बीमारियां जो है ये वेक्टर्स के कारण ही होती है, रोगवाहक के कारण ही होती है। ठीक है, तो 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं यहाँ पर एक मनुष्य के या फिर एक जानवर के संक्रमित होने के। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बीमारियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीवाणु संबंधी बीमारी यहाँ पर कौन सी हो सकती है? जो एक जीवाणु के द्वारा फैलती है। इधर हम लोग पढ़ेंगे रोग, और ये किसके कारण फैलती है, इसका रोगवाहक कौन है, और फैलने का ढंग, ये कैसे फैलती है और इसमें क्या क्या लक्षण आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइफाइड की बात करें तो इसका जो रोगवाहक है वो साल्मोनेला टाइफी है ना। और फैलने का ढंग ये कैसे फैलता है? यदि हमने वो संदूषित भोजन ग्रहण किया, हमने वो जल लिया है, या हमने दूध या बिना धुली कच्ची सब्जियां और जिस पर मक्खियां बैठी है, तो इस प्रकार से दूषित जल का या भोजन का हमने ग्रहण किया है, तो टाइफाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। निरंतर बढ़ने और रहने वाला बुखार, शाम को अपेक्षाकृत तेज, शरीर में सर दर्द होना, कब्ज होना, छोटी आंत में अल्सर के कारण रक्तस्राव यहाँ पर हो सकता है। ये सारे लक्षण एक टाइफाइड पीड़ित या टाइफाइड ग्रस्त व्यक्ति के अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है, मेन आपको ये चीज़ें याद रखनी, साल्मोनेला टाइफी किस वजह से होता है और क्या क्या लक्षण व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो होगा हम लोग एक मैराथन कंप्लीट करने वाले, जिसमें हर टाइप के क्विज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जब आप क्विज़ करने बैठे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। कॉलेरा हैज़ा की बात करें तो विब्रियो कॉलेरा की वजह से ये होता है। ठीक है, इस जीवाणु की वजह से होता है। जल या भोजन जो हैजे के रोगी के मल में उत्पन्न बैक्टीरिया से संदूषित है, उसका यदि ग्रहण कर लिया गया है ना, उस जल या उस भोजन को हमने ग्रहण कर लिया जो ऑलरेडी संदूषित है, प्रदूषित है, तो ये हैजा हमें हो सकता है। मतलब दूषित जल या दूषित भोजन के ग्रहण से ये बीमारी हो सकती है। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ पर विब्रियो कॉलेरी होगा। दर्द रहित डायरिया, उल्टी, प्रतिदिन 30 से 40 दस्त का यहाँ पर लगना, जो धीरे धीरे पानी से ही रह जाती है, रंगहीन होते हैं और म्यूकस के टुकड़े उसमें तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं हैजा के लिए। यदि हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर डायरिया की बात करें तो शिगेला प्रजाति के जीवाणु की वजह से ये बीमारी होती है। वही संदूषित जल खाना या सीधे आप व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो डायरिया हो सकता है ना। रक्त और म्यूकस के साथ पेट में दर्द होना, ठीक है, बहुत बार शौच के लिए नहीं जाना, दिन में 4 से 10 दस्त, मल कम होना और रोगी यहाँ पर बीमार दिखाई देता है। ये आप डायरिया के लक्षण यहाँ पर देख सकते हैं। एक और बीमारी की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे, लेप्टोस्पाइरोसिस। ये किस जीवाणु की वजह से होता है? ये लेप्टोस्पाइरा की वजह से होता है। इसमें रोडेंट प्राथमिक होस्ट होता है। गुर्दों में जीवाणु रोडेंट मूत्र से संक्रमित जल में तैरने या चलने से ये बीमारी यहाँ पर हो सकती है। लक्षण क्या क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं? लक्षण में आप देख सकते हैं बुखार, पैरों में दर्द, मितली, उल्टी आना सामान्य लक्षण है। इसके अलावा आंखों में पुतली के चारों ओर इस प्रकार से रेड रक्तिम कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है? लेप्टोस्पाइरा जीवाणु की वजह से होती है। इसका एक प्रश्न भी पूछा हुआ है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से पूछा गया था। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोगजनक वेक्टर के द्वारा फैलने वाले एक रोग का उदाहरण आपको बताना है कि जो है ना वेक्टर्स की वजह से फैलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या आंसर कर सकते हैं? मलेरिया हो गया, पीत ज्वर हो गया, तो बहुत सारी लाइक फाइलेरिया हो गया, हाथी पाँव बीमारी जो होगी वो वेक्टर्स की वजह से फैलती है, डेंगू हो गया, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के साथ या रक्त के बिना डायरिया या मल में म्यूकस, बुखार और पेट में मरोड़ के साथ साथ दर्द एक जलजन्य रोग है। मतलब
दूषित जल से होने वाली बीमारी है उसका नाम क्या है। मतलब ये सारे आपको लक्षण दिए गए और अब आपको बीमारी का नाम बताना है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं पेचिश बीमारी हो सकती है ना। आगे बात करें उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जिसका कारण लेप्टोस्पाइरोसिस है। लेप्टोस्पाइरोसिस जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, हम लोग बोल सकते हैं इसी का नाम था, लेप्टोस्पाइरा के कारण होती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं लेप्टोस्पाइरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक से क्विज आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्टली आपको बता दिया जाएगा, या तो रोग के उदाहरण देने को बोल दिया जाएगा, या फिर अगर हैजा होता है तो कौन सा जीवाणु यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है ना। टाइफाइड के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है, साल्मोनेला टाइफी, कॉलेरा के लिए विब्रियो कॉलेरा, डायरिया के लिए शिगेला प्रजाति के यहाँ पर जीवाणु होते हैं जिसकी वजह से डायरिया यहाँ पर हो सकता है। और ये सारे के सारे हम लोग बोल सकते हैं जल से होने वाली, दूषित जल और दूषित भोजन से होने वाली बीमारियाँ हैं। ठीक है, ये जैसे सारे अपन ने देखे। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विषाणु से होने वाली बीमारियाँ, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियाँ। ठीक है, हेपेटाइटिस की हम लोग यहाँ पर बात करें, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हेपेटाइटिस के विषाणु ही होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस ही होते हैं। मल के साथ विषाणु से संदूषित जल और खाद्य पदार्थ, ये भी जल और भोजन से होने वाली बीमारी है। भूख का अभाव, इसमें आपको भूख नहीं लगती क्योंकि जो आपकी आंत होती है वो पूरी तरीके से हम लोग बोलते हैं सिकुड़ने लग जाती है। मतली, उल्टी, डायरिया, साथ में बुखार, गहरे रंग का मूत्राना, आँखों और त्वचा पीली दिखाई देती है, नेल्स नाखून जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस ए एंड बी के लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की बात करेंगे तो अमीबा हो गया, अमीबी पेचिश हो गया, एंटी अमीबा स्टोरिका की वजह से होता है। जल और खाद्य में गांठों सिस्ट का होना यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेट में बेचैनी, डायरिया, मल में रक्त और म्यूकस, बुखार, ठंड लगना और पेट में मरोड़ वाला दर्द होना, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। दूसरा, आप यदि डायरिया की बात करेंगे तो इसका जो हम लोग बोल सकते हैं वायरस है, किसकी वजह से फैलता है, जियाराडिया, जिसे आप लेम्बालिया बोल सकते हैं, इंटेस्टाइनिस इसे आप यहाँ पर बोल सकते हैं। जल या खाद्य जो ऐसे मल से संदूषित हो जिसमें सिस्ट प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये बीमारी डायरिया यहाँ पर आपको हो सकता है। आमाशय में तकलीफ होना, केस का दर्द, पेट में बेचैनी, भूख की कमी, सिर दर्द और पेट का साफ न हो पाना। ठीक है, ये सारे लक्षण आप यहाँ पर डायरिया में देख सकते हैं। कुछ नई बीमारी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बिलहरजिया की यदि बात करें तो ये इसका जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या वायरस यहाँ पर हो सकता है, किसकी वजह से ये फैलता है, सिस्टोसोमा प्रजाति का ये वायरस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। पानी में मछली का साइरेरिया जो लार्वा होता है इस त्वचा में चला जाता है। पानी में मछली का जो सर्केरिया लार्वा प्रेजेंट रहता है, यदि वो मनुष्य की त्वचा में चला गया है, जो उस व्यक्ति पानी में तैरा, बेसिकली आप स्विमिंग वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, जो उस पानी में गया है या उस पानी से नहाया है, ठीक है, तो उस वजह से ये वाली बीमारी यहाँ पर फैल सकती है। और कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, स्किस्टोसोमा प्रजाति यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर मानी जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर त्वचा है तो त्वचा संबंधी एलर्जी, खुजली यहाँ पर हो सकती है ना, दर्द और इस तरीके से दाने बन जाते हैं पूरी स्किन पर, ये सारे लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंडे फेफड़े के आर्टियोस के जल सिस्ट को सेमियोसिस कर देता है और हृदय गति रुकने के कारण यहाँ पर हो सकते हैं। मतलब ये बेसिक एलर्जी नहीं है, हृदय गति यहाँ पर रुक सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि जो त्वचा के माध्यम से फैल सकता है। गिनिया वर्म की बात करें, बेसिकली वर्म कीड़ा, ठीक है, ये इसका जो रिस्पॉन्सिबल वायरस जो है वो क्या हो सकता है, ड्रग न्यूक्लियस मेडिनेंसिस यहाँ पर हो सकता है। ड्रग न्यूक्लियस मेडिनेंसिस यहाँ पर हो सकता है यदि आपने बिना छना पानी पिया है, बेसिकली दूषित जल का यदि आपने सेवन किया है, तो एड़ी के पास छाले हो सकते हैं, छालों में जलन हो सकती है, एलर्जी और दर्द यहाँ पर हो सकता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा आपका गिनिया वर्म। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए सारे हेलमिंथ रोग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली बेसिकली कि कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा जीवाणु संबंधित रोग के बारे में, जिसमें टाइफाइड, कॉलेरा और जो डायरिया होता है जीवाणु से होने वाला। ठीक है, उसके बाद हमने एक नई बीमारी देखी लेप्टोस्पाइरोसिस, जो लेप्टोस्पाइरा की वजह से होता है। फिर हमने वायरल में हेपेटाइटिस को देखा, प्रोटोजोआ में अमीबिया, डायरिया, है ना, बिलहरिजिया, गिनिया वर्म को देखा। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग बात करें प्रदूषण से होने वाले रोग, मच्छरों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, मलेरिया की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम प्रजाति के जो जीव होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसकी वजह से ये फैलता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इनकी वजह से ये फैलता है, क्योंकि मच्छर में भी मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो हमें डसता है, काटता है।
लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठंड के कारण कपकपी लगती है, ठंड और पसीना आना। कपकपी के हटते ही शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब तापमान कम होता है तो रोगी को बेहद पसीना आता है और अगले अटैक तक आराम अनुभव होता है और नियमित अंतराल पर ये बुखार आता रहता है। बेसिकली मलेरिया के लक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइलेरिया हाथी पाँव की यदि बात करें तो फैलाने वाला जीव यहाँ पर फाइलेरिया ही है, इसे आप फुचेरिया यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, रोगवाहक किसकी वजह से फैलता है? क्यूलेक्स फंटिक्स की वजह से फैलता है। पादों यानी कि पैर और शरीर के अंगों का बढ़ना, क्योंकि पैर बेसिकली बहुत फूल जाता है ना। नर अंडकोश की थैली का बढ़ना। डेंगू की यदि बात करें तो बार्बो वायरस की वजह से होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से ये फैलता है। वायरस बार्बो वायरस है और किसकी? एडिस एजिप्टी मच्छर की वजह से ये फैलता है। बेसिकली ये अच्छे पानी में, जहाँ पर शुद्ध पानी भरा हुआ है उसके अंदर, ये घर के अंदर ही होते हैं, राइट। अचानक होने वाला मध्यम तेज बुखार पीड़ादायक, जोड़ों में दर्द होगा, आंखों के पीछे तीव्र दर्द होगा, बुखार का दोबारा तेज होना, कुछ आराम के साथ श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है हमारी, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है उसमें कमी हो जाती है, क्योंकि ये मच्छर उन्हीं का सेवन कर लेते हैं, राइट। तो ये तो सारी बीमारियां हो गई मानव शरीर में होने वाली, जो कि पानी की वजह से, दूषित भोजन की वजह से, या जो रोगवाहक वेक्टर्स होते हैं उनकी वजह से फैल सकती है। अब हम लोग देखेंगे जो पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, लाइक कृषि, उद्योग, खनन और शहरी क्षेत्र में जो एक्टिविटी होती है उनकी वजह से वायु प्रदूषक हमारे शरीर को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली हम लोग इसके 2 सेक्शन कंप्लीट करेंगे। दूसरे सेक्शन में जितने भी हानिकारक तत्व है, लाइक पारा हो गया और जितने भी आर्सेनिक वगैरह हो गया, जिसकी वजह से श्रवण संबंधी बीमारियां और कई प्रकार की बीमारियां होती है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पीड़कनाशी की यदि बात करें तो फसलों पर छिड़का जाने वाला पीड़कनाशी बड़ी मात्रा में भाप बनकर उड़ जाता है और खेती के ऊपर जो वायुमंडल है उसको पूरा यहाँ पर संदूषित कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से वायु हमारी प्रदूषित होगी और उससे कई प्रकार की बीमारियां यहाँ पर हो सकती है। धुआं की बात करेंगे तो फसलों के बचे अपशिष्ट को जब जलाया जाता है तो उससे धुआं होता है और कई प्रकार की विषाक्त गैसें यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जलवाष्प की आप बात करेंगे, सिंचाई के बाद और पहले भी खेतों में आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त उपकरणों के इस्तेमाल से उत्पन्न गैसें, जैसे डीजल पंप हो गया, ट्रैक्टर आदि भी कृषि क्षेत्र को संदूषित कर देते हैं। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं जो कृषि की वजह से बीमारी वातावरण के अंदर फैला देते हैं, राइट। आगे यदि हम लोग बात करेंगे धुआं की, तो यदि हम लोग औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, अर्बन एरियाज़ की बात करें, तो औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रदूषक धुआं ही है। ये कोयले जैसे पुराने ईंधन को जलाने से उत्पन्न होता है। चिमनियों से प्रदूषकों का गहरा काला बादल निकलता है जो आसपास के, बोल सकते हैं आसपास के क्षेत्र में सफ़ेद धूल या राख की मोटी दीवार को उत्पन्न कर देता है, जिससे वही वायु प्रदूषित होगी और सांस लेने में समस्या उत्पन्न होगी। आगे की यदि हम लोग बात करें खनन क्षेत्र की, माइनिंग एरियाज या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इन क्षेत्रों में हवा में तैरने वाले कण मुख्य रूप से प्रदूषक होते हैं, या पत्थर कूटने वाली छोटी खान और आयरन खदान में मुख्य रूप से होता है। खनन क्षेत्र में बेसिकली आप देख सकते हैं माइनिंग एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण उनके माध्यम से होती है। दूसरे प्रदूषक आपके सल्फर ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यहाँ पर हो सकते हैं। एस्बेस्टस, खदानों के वायुमंडल में एस्बेस्टस धूल यहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण एस्बेस्टोसिस और सिलिका के कारण सिलिकोसिस बीमारी यहाँ पर होती है। सीसा हो गया, है ना, जिंक के ही अन्य जैसे अन्य भारी तत्व लाइक क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, रेडोन गैस भी विभिन्न खदानों में उच्च घनत्व के साथ इकट्ठा होती है। अल्फा और गामा विकिरणीय रेडिएशन का एक उच्च स्तर यूरेनियम की खानों में और यूरेनियम अयस्क, जहाँ पर कच्ची धातु से बनाई जाती है चीज़ें, है ना, और इनके आसपास के वातावरण में आपको ये सारे तत्व देखने को मिल सकते हैं जो हमारी वायु को प्रदूषित करें और सांस लेने जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न कर देते हैं और कई प्रकार से कैंसर का कारण यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये खनन क्षेत्र से हम लोग बोल सकते हैं इस प्रकार के तत्वों का रिसाव भी होता है और इस प्रकार के तत्व उत्सर्जित भी होते हैं, जिसके कारण कई सारी बीमारियां यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली यदि आपसे बोला जाए कि सिलिका की अधिकता के कारण सिलिकोसिस होता है, ठीक है, और जो वायुमंडल में जो डस्ट पाई जाती है एस्बेस्टस खदानों से, तो एस्बेस्टोसिस रोग यहाँ पर हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रदूषण होता है, तो हवा में तैरने वाले कणीय पदार्थ पाए जाएंगे। बेसिकली वायु प्रदूषण की ही बात होगी। ये मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों का परिणाम, जैसे ट्रैफिक के कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, उद्योगों का धुआं, डीजल गाड़ियों का धुआं, रेल इंजन की गैसों जैसे सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस वातावरण में प्रेजेंट होगी, जिसके कारण जो है वायुमंडल यहाँ पर प्रदूषित होगा। और कौन कौन सी गैसेस हो सकती है? आयरन, जिंक, मैग्नीशियम के कण भी हवा में तैरने वाले कणीय प्रदूषणों के साथ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वायु हमारी प्रदूषित होगी। अब हम लोग यहाँ पर तंबाकू की बात कर लेते हैं।
तंबाकू खाना या पीना या तंबाकू के धुएं का निरंतर संपर्क जो है कैंसर के द्वारा हुई सभी मौतों का 85% रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तंबाकू यहाँ पर होता है। ठीक है, रेस्ट 15% हम लोग बोल सकते हैं अलग प्रकार के कैंसर यहाँ पर हो सकते हैं। बिना धुएं वाले तंबाकू का प्रयोग करना, तंबाकू को चबाना, सूंघना गले के कैंसर का कारण बनता है। और तंबाकू के धुएं के वातावरण में रहने से, जैसे एक्टिव स्मोकिंग आप बोलते हैं, तो फेफड़ों का कैंसर की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। धूम्रपान और तंबाकू को छोड़ते ही कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है और धीरे धीरे कैंसर होने का खतरा यहाँ पर घटता जाता है। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। आगे हम लोग यदि यूवी रेज की बात करें, अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणों की बात करें, तो यूवी विकिरणें बेसिकली सूर्य से आती है, जिसके कारण त्वचा की हानि और समय से पूर्व बुढ़ापा आ जाता है, त्वचा में आपके झुर्रियाँ दिखने लग जाती है। यूवी विकिरण के सामने यदि हम लोग बहुत अधिक समय तक रहते हैं अनावृत होने से, अनावृत मतलब कि यदि हमने खुद के फेस को कवर नहीं किया हुआ है, त्वचा को कवर नहीं किया हुआ है, तो त्वचा का कैंसर हो सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे यौगिकों के कारण ओजोन छिद्र बन रहा है ना, ओजोन छिद्र बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है यूवी विकिरणें डायरेक्टली पृथ्वी पर आ रही है ना। और दिन की तेज़ धूप की यदि हम लोग बात करें, यदि सुबह 10 बजे से दिन के 3 बजे तक का जो समय है, उस समय काफ़ी यूवी किरणें जो है उस समय जो होगा किरणें धरती पर आती है और त्वचा का कैंसर होने का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि हम लोग हेड वियर करें, टोपी पहने, ठीक है, और यूवी विकिरणों को सोखने वाला धूप का चश्मा और हाथ पैरों को ढकने वाले जो ग्लव्स वगैरह होते हैं कपड़े पहने, जिसके कारण हम लोग अपनी यूवी विकिरणों से रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे हम लोग अपना सकते हैं, फैक्टर्स अपना सकते हैं जिसके कारण हम लोग यूवी विकिरणों से अपनी रक्षा करें। पीड़कनाशी की यदि हम लोग बात कर ले, तो पीड़कनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, विशेषतर से जो शाकनाशी होते हैं, इनका प्रयोग करने से कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम लोग फसलों पर दवा का छिड़काव कर रहे हैं, है ना, शाकनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर हम लोग वीट कंट्रोलर का प्रयोग करें, जैसे कि खरपतवार को ख़त्म करने के लिए कई सारी दवाओं का छिड़काव किया जाता है ना। तो उसके लिए जो हम लोग कई सारी दवाएं प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी केमिकल्स वगैरह प्रयोग करते हैं, तो उससे कैंसर का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। जैसे कि 2,4-डाइक्लोरो डाइफ्लोरोनिक्स या फिर DDT वगैरह का आप प्रयोग करते हैं, 2,4-D का प्रयोग आप यहाँ पर करते हैं, जो एक विशेष कैंसर NHL स्वीडन में पाया जाने वाला कैंसर है। इसकी संभावना 200 से 800% बढ़ जाएगी। यदि इस केमिकल का 2,4-D का प्रयोग किया है तो उस व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना 200 से 800% तक बढ़ जाती है। टॉक्सोफिन, हेक्साफ्लोरो, साइक्लोरोहेक्सेन, जिसे BHC के नाम से हम लोग जानते हैं, ट्राइक्लोरोफिनॉल हो गया, डेड्रिन हो गया, DDT जैसे कीटनाशकों से चूहे चूहियों को मारने के लिए जो आप प्रयोग करते हैं, उनमें लिम्फेटिक कैंसर हो जाता है। वातावरण में इन कीटनाशकों का अंश निरंतर पाए जाने का खतरा बना ही रहता है और कीटनाशकों के निम्न स्तर से हमारा संपर्क बना ही रहता है। इन कीटनाशकों का प्रयोग प्रतिबंधित और सीमित कर दिया गया है, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ बैन कर दी गई है। जैविक खेती और एकीकृत कीट प्रबंधन कीट नियंत्रण का एक वैकल्पिक विधि है और यह पर्यावरण मित्रवत विधि है। मतलब हम लोग इन सभी को ख़त्म करने के लिए क्या करें, जैविक खेती का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। एस्बेस्टस हो गया, निकिल हो गया, कैडमियम हो गया, रेडोन हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, बेंजाडाइन हो गया और बेंजीन जाने माने कैंसर जन्य है। यदि इनका प्रयोग किया जाता है तो कैंसर होने का खतरा बढ़ेगा। इनके प्रयोग में कमी लाने से और इनके संपर्क में कम से कम आने पर कैंसर का खतरा भी यहाँ पर कम हो सकता है या उससे यहाँ पर बचा सकता है। मतलब हम लोग क्या करें, कम से कम इन चीज़ों का प्रयोग करें। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करें, बेसिकली 1 लाइनर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न हम लोगों को क्या बोल रहा है कि किन उद्योगों से दुर्गंध भरी गैसेस निकलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुगर मिल हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी दुर्गंध भरी गैस निकलती है जो हमारे वायु को भी प्रदूषित करती है और कई सारे हानिकारक तत्व हमारी वायु में प्रेजेंट हो जाते हैं। पत्थर फूटने वाली जो छोटी खदानें होती है, लाइक लोहे की खदान भी हो गई, तो उनसे कौन सा वायु प्रदूषक गैस निकलता है। तो यहाँ में हवा में फैलने वाले कई सारे निलंबित कणीय तत्व निकल सकते हैं जो हमारी वायु को यहाँ पर प्रदूषित कर सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, भीड़ भरे शहरी क्षेत्र से धूल भरी सड़कों पर ट्रैफिक चलने के कारण उद्योगों के धुएं से और डीजल गाड़ियों से धुएं से हवा में एक विशेष प्रदूषक घुल जाता है। वह प्रदूषक क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कई सारे प्रदूषक फैलते हैं। सल्फर के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे प्रदूषक जो है सारे अर्बन एरियाज़ हो गए या फिर औद्योगिक क्षेत्र हो गए, तो वहाँ से फैल सकते हैं। कृषि क्षेत्र के मुख्य प्रदूषक क्या हो सकते हैं, यदि आपने पीड़कनाशी का प्रयोग किया है ना, अमोनिया हो गया, जल वाष्प हो गई, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे कृषि प्रदूषक के अंदर काउंट होते हैं कि इनकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं जितने भी तत्व यहाँ पर बोले गए, DDT बोला गया, BHC बोला गया, 2,4-D बोला गया, तो ये सारे के सारे क्या है, कृषि प्रदूषक तत्व हैं, कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले प्रदूषक तत्व हैं।
ठीक है। एक रोग की ओर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करेंगे, ब्लू बेबी रोग की बात करेंगे। तो आधुनिक कृषि में बहुत प्रकार के नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और खादों का प्रयोग होता है। नाइट्रेट पानी में घुलनशील होते हैं और इसके कारण भूमिगत जल में नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती है जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ पर होता है। और ये क्या करेगा, मिट्टी में घुल जाएगा। भूमि में और जल में जब नाइट्रेट का स्तर 10 ppm पर पहुंच जाता है, 10 पार्ट्स पर मिनट तक पहुंच जाता है, तो ये हानिप्रद हो जाता है। जहां पर ये पेयजल के रूप में केवल भूमिगत जल का प्रयोग ही करते, वहां पर इसके कारण जो है हम लोग बोल सकते हैं कि मेथा इमोग्लोबिन मिया नामक एक रोग की संभावना बढ़ जाती है। यह रोग दूध पीते शिशुओं को अधिक होता है, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि वे इस प्रदूषक के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होंगे, तो उनमें बढ़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हम लोगों ने देख लिया और किस कारण से होता है। यदि नाइट्रेट का स्तर भूमि और जल के अंदर जो है 10 ppm से बढ़ जाएगा तो यह बहुत ही ज़्यादा हानिप्रद होता है, और छोटे बच्चों के अंदर इस रोग को आप देख सकते हैं, किसको, ब्लू बेबी सिंड्रोम को। ठीक है, तो कुछ बीमारियों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, जिसका क्विज जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से आप इसके नोट्स बना लीजिए ताकि जब इसका क्विज आए तो आप आसानी से उसको कंप्लीट कर पाए। ओके, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7708033840, इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और कोई भी डाउट आता है तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पर कमेंट करके ज़रूर से बताएं सेशन आपको कैसा लगा।